तो ये पिन मैंने थोड़ा ठीक कर दिया था इसका। तो जब इसको थोड़ा दबाता हूँ तो डिस्प्ले आती है, तो हमें डिस्प्ले कनेक्टर भी चेंज करना पड़ेगा इसका। एक बार चार्जिंग में लगा के देखते हैं, कई बार थोड़ा प्रेशर देते हैं तो डिस्प्ले आ जाती है। अब ये डिस्प्ले में कुछ नहीं दिखाया, तो वो पिन है वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रही। तो एक बार तो क्या करते हैं, इसका डिस्प्ले कनेक्टर चेंज कर लेते हैं एक बार, उसके बाद देखते हैं आगे की कहानी। डिस्प्ले कनेक्टर थोड़ा लंबा है, इसका चेंज करने में नए लोगों को थोड़ी परेशानी रहती है, तो थोड़ा सा इजी वे, आसान तरीका बताने की कोशिश करूँगा किस तरीके से आप डिस्प्ले कनेक्टर चेंज करें। सबसे पहले साइड की ये पट्टी हम निकाल लेते हैं। अभी मैं 350 के टेम्परेचर पे मैं इसके अंदर ग्लू डाल देता हूँ, पेस्ट। कनेक्टर के अंदर ही पेस्ट डाल दिया मैंने, इससे पेस्ट वेस्ट नहीं होगी, बिल्कुल सही जगह पे हमारी जो पेस्ट है वो जाएगी, कनेक्टर के जहाँ पे पिन है वहाँ पे चली जाती है कनेक्टर के अंदर डालने से। तो 350 के टेम्परेचर पे हम कनेक्टर को चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको उतार लेते हैं। तो पूरा एरिया गर्म करना पड़ता है, हाथ को हिलाते रहेंगे, एक जगह पे फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि जब मोबाइल फ्रेश हो, हमें सिर्फ कनेक्टर ही चेंज करना हो, इसमें तो CPU रिवॉल्व करना है। खैर अगर मैं CPU रिवॉल्व नहीं करना हो तो ख़तरा रहता है कि कहीं डेड ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर डिस्प्ले कनेक्टर के दूसरी साइड CPU वगैरह रहते हैं। हर फ़ोन में, कोई भी फ़ोन देख लेना, डिस्प्ले कनेक्टर के पीछे जो है ज़्यादातर CPU मिलेगा आपको। तो कनेक्टर चेंज करने में शायद डेड हो जाता है। तो एक बात कनेक्टर चेंज करने में ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि एक जगह हाथ रुकना नहीं चाहिए। अगर एक जगह हाथ रुक गया ना हमारा, वहाँ फिर दिक्कत हो जाती है। हाथ हमारा घूमते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे CPU हमारा लीक नहीं होगा, क्योंकि एक जगह कहीं से भी बोर्ड है वो ज़्यादा हीट नहीं होगा। तो ये कनेक्टर है, रिसोल्ड हमने कर ली है इसकी पिन दोबारा। और अब नया कनेक्टर इसका देखता हूँ मेरे पास है या नहीं, ये भी ध्यान नहीं है। कनेक्टर जब हम लगाते हैं तो स्टार्टिंग में जब हम कनेक्टर लगाते थे तो कनेक्टर जल जाता था। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगाएं। देखो, दोनों हाथ तो स्टेबल होने ही चाहिए आपके, तभी बात बन पाती है। जब आप जैसा आप चाहते हैं वैसा अगर आपके हाथ करेंगे तभी आप काम अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो हाथ आपके कंट्रोल में होना ज़रूरी है। तो ये हमने बिल्कुल क्लीन कर लिया है सारा मामला, और रिसोल्व भी कर लिया है। अब हम नया कनेक्टर का एक वो था यार, ये रहा, एक कनेक्टर है शायद मेरे पास, मिलेगा 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 मिलेगा। अब ये नहीं पता ये इसी का है या नहीं। तो ये है बिल्कुल नया कनेक्टर हमारा, हाँ इसी का है, बात बन जाएगी। साइज़ सेम है, हाँ सेम है। अब देखो, कनेक्टर जले ना, उसके लिए क्या करें। कनेक्टर हमने रख दिया, अब कनेक्टर के अंदर पेस्ट डालेंगे। कहाँ डालेंगे? कनेक्टर के अंदर। अब हीट थोड़ी सी मारेंगे तो ये पेस्ट चली जाएगी कनेक्टर के बिल्कुल अंदर। कनेक्टर के अंदर पेस्ट डालेंगे तो कनेक्टर हमारा हिलेगा नहीं, ये मेरा अनुभव है। अगर हम पेस्ट के ऊपर कनेक्टर रखेंगे तो हमारा कनेक्टर बार बार हिलेगा, कनेक्टर के अंदर पेस्ट डालेंगे तो हमारा कनेक्टर हिलेगा नहीं। अब ये एक जगह सेट हो गया। अब हम एक साइड से एक जगह कहीं पे भी रोक नहीं रहे हमारी SMD को, तो सारा ये सोल्डर जो है पिघल रहा है बार बार बारी बारी से, और ये सारा कनेक्टर हमारा अच्छे तरीके से अपने आप सारी पिन है वो कनेक्ट हो गई है। सोल्डर चेंज करना ज़रूरी था पहले, क्योंकि अब हीट जल्दी हो गया। अब कनेक्टर तो कहीं से जला भी नहीं हमारा, और कनेक्ट भी लगभग अच्छे से हो ही गया है। सिर्फ कुछ एक आधा पॉइंट ऐसा है, ये देखिए यहाँ ये पॉइंट कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये ग्राउंड वाला है, तो हमारा काम चल भी जाएगा। और वैसे भी अब हम सिर्फ इस एरिया में हीट मार के इसको यहाँ से थोड़ा बिठा भी देंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है। ये देखिए, सिर्फ इस एरिया से हमने इसको नीचे बिठा दिया। अब हम ब्रश से साफ़ करके देखेंगे कि हमारा काम ओके हुआ है या नहीं हुआ। डिस्प्ले तो आनी चाहिए कम से कम। बोर्ड को थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के लिए
छोटा फराटा हमारा इस्तेमाल करेंगे। फराटा, कूलर नहीं कह सकते क्योंकि ये पानी वाला नहीं है, इसमें पानी नहीं डाल सकते, तो ये कूलर नहीं है। बोर्ड सील पैक है। और आपको पता ही है कि CPU से दिक्कत आती है। इसका CPU किस तरीके से उठाएंगे, कहाँ से स्क्रैपर डालेंगे, क्या बूटिंग रहेगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन कनेक्टर अब चेंज किया है तो रिस्टार्ट वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी 2 दिन के लिए, तो क्योंकि बोर्ड हीट हो चुका है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि जब मैंने वो पिन थोड़ा सा कनेक्ट किया था तो डिस्प्ले आ गई थी इसकी। ये देखिए डिस्प्ले आ गई है, चार्जिंग भी प्रॉपर ले रहा है 1.8 एम्पियर, और चार्ज भी है 20%। तो प्रॉब्लम अभी तो शायद रिस्टार्ट की भी नहीं आएगी, इसमें ऑन भी हो रहा होगा ये। लेकिन CPU रिवॉल्व कर देते हैं, हमने खर्चा पास किया है रिस्टार्ट प्रॉब्लम का, तो अभी हम इसका CPU रिवॉल्व करते हैं। CPU रिवॉल्व करने के बाद किस तरीके से काम ओके हो जाता है ये तो आप सब लोगों को पता ही है, ज़्यादातर लोगों को। अब इसकी प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, सबसे पहले M31S का जो है बाकी मोबाइल से थोड़ा अलग बूट सीक्वेंस रहता है, सारा मामला अलग ही रहता है। तो आगे का काम सारा माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए हीट सिंक लगी हुई है अच्छे तरीके से। सैमसंग ने काफ़ी अच्छे से हीट सिंक लगाई है, क्योंकि उनको पहले ही पता था कि ये CPU हैं ये हीट होंगे और हीट बाहर तक ना आए, यूज़र को पता ना चले कि सेट इतना हीट हो रहा है। उसके लिए हीट सिंक बहुत अच्छे से इन्होंने लगा रखी हैं। ये हम CPU रिवॉल्व करने के बाद दोबारा से हीट सिंक इसकी लगा देंगे। अब हम इसकी सील्ड को कट करते हैं, ध्यान से कट करेंगे। देखते हैं, एक तो इस साइड से थोड़ा कट लगा देते हैं, और इसी साइड से इसको हमें उठाना पड़ेगा क्योंकि और कोई जगह सेफ़ नहीं है। और यहाँ से हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। इतना काफ़ी है काम करने के लिए। नवदीप कौन है भाई? तो यहाँ तक पूरा कट हो गई है सील्ड, तो ग्लू इतना दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए हम इस एरिया से स्क्रैपर डालेंगे। यहाँ से जगह बनाएंगे, स्टैंड में रख लेते हैं। ग्लू इतना है नहीं, बाजू में देख के अंदाज़ा आ जाता है। स्टैंड में इसको रख लेते हैं एक बार। वैसे तो सारे डुअल डेकर सेम ही है, लेकिन M31S का थोड़ा निकालने में थोड़ा सा अलग सा लगता है, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आती है। तो सीधा ही टेम्परेचर 345 का रखा है मैंने, एयर 70 है वही। तो एक बार साइड की ग्लू, जब तक CPU थोड़ा हीट हो, साइड में थोड़ी बहुत जो ग्लू है उसको कट कर लेते हैं, नहीं तो कंपोनेंट सारे CPU के साथ चिपक के आ जाएंगे। तो ये कैप हटाएंगे, यहाँ से जगह हो जाएगी हमारे CPU के लिए। बोल रहे हैं कि भाई ये सीरीज का ना भाई नहीं हो सी कराएंगे फिर आधा घंटा बाद से। आधा घंटे रैम उठा देते हैं यहाँ से स्क्रैपर डाल के। जहाँ पे भी स्क्रैपर की नोक है वहीं पे हीट कर रहा हूँ, और CPU भी लगातार उठा ही लेते हैं। आधा घंटे का नाम है। हाँ 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 पाया। ये थोड़ा मुश्किल पार्ट है। ये थोड़ा, अब देखो यहाँ से जैसे ही स्क्रैपर डाला तो आपको दिख रहा है ऊपर,
यहाँ से जैसे ही स्क्रैपर डाला तो फिर मैंने इस कैप के लेवल से इसको ऊपर तक CPU जब उठ गया हमारा बड़े प्यार से, तो इस कैप के ऊपर के लेवल में मैंने यहाँ से चलना शुरू कर दिया। और फिर इस एरिया पे मेरा फोकस था हीट का, और ये एरिया पहले ही हीट हो चुका था, तो फिर CPU धीरे धीरे उठते उठते पूरा CPU उठ गया, ना CPU इतना बैंड हुआ, ना ही कोई दिक्कत आई। तो ये तरीका है, यहाँ से थोड़ा स्क्रैपर डालते ही हमें थोड़ा वेट करना है कि CPU धीरे धीरे थोड़ा ऊपर उठेगा, जैसे ही कैप के लेवल से ज़्यादा उठ जाए। अब देखो अगर हम सीधा करेंगे तो यहाँ से सारे कंपोनेंट इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे मोबाइल की ऐसी तैसी हो जाएगी, और क्या पता 2 घंटे बाद भी फिर वो सेटिंग बने ना बने। तो ये इस लेवल से जैसे ही ऊपर CPU, यहाँ से स्क्रैपर डालते ही थोड़ा थोड़ा CPU जैसे ही ऊपर उठ जाता है, इस कैप के ऊपर से यहाँ से हम चलेंगे, फिर CPU अपने आप उठ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, सबसे मेन पार्ट था ये। अभी आ जाते हैं बोर्ड की क्लीनिंग में। हम बोर्ड की क्लीनिंग बाद में करेंगे, क्योंकि जब तक बोर्ड की क्लीनिंग करेंगे तब तक CPU को डाल देंगे लिक्विड में, ताकि हमारा जल्दी काम बन जाए। तो एक बार पहले CPU क्लीन कर लेते हैं, CPU क्लीन करके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। CPU क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमारा जो है सोल्डर चेंज करेंगे। 330 पे आयरन यूज़ कर रहा हूँ, T12X सोल्डर वायर। ये भारतीय वाला नॉर्मली है जो 60-70 रुपये का आता है। सोल्डर चेंज कर लिया हमने। अब SMD और ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे 300 के टेम्परेचर, और एयर को 100 कर लेता हूँ। CPU जो है वो काफ़ी पतला रहता है सैमसंग का, तो जल्दी हीट हो जाता है। तो हीट अगर 300 भी कर रखा है तो एक जगह पे हीट देंगे तो नुकसान हो सकता है। अगर हीट घुमाते रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही IC हीट होती है तो थोड़ा सा हम SMD की नोजल को थोड़ा हटा लेंगे CPU से। तो हमारे हाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम हाथ कहाँ पे चला रहे हैं। जहाँ पे हाथ चलाएंगे वहीं पे SMD होगी, जहाँ पे हीटिंग सही होगी वहीं पे SMD को हटा लेंगे। तो CPU क्लीन हो गया है। तो अब क्या करेंगे, अब डिसोल्डर वायर से फास्ट डिसोल्डर वायर चलाएंगे पूरे IC पे, तो सारा अच्छे से पेस्ट वगैरह सब क्लीन हो जाएगा। क्योंकि डिसोल्डर वायर काफ़ी गर्म हो जाता है आयरन से, तो एक जगह पे रोकेंगे नहीं, CPU डैमेज नहीं होगा। तो ये वाली साइड क्लीन हो गई है, काफ़ी हद तक क्लीन हो गई है। छोटी मोटी जो आपको दिख रही है कुछ बॉल वगैरह क्लीन नहीं है, उनको भी कर लेते हैं। तो अभी दूसरी साइड से क्लीनिंग करेंगे। यहाँ का सोल्डर अच्छे से एक बार चेंज कर लेते हैं। पेस्ट तो इतना ज़्यादा नहीं है वैसे इसमें, लेकिन सोल्डर चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि पेस्ट है वो गड्ढों के अंदर है। तो जब ये सोल्डर निकलेगा पुराने वाला, तभी जो है वो पेस्ट क्लीन हो पाएगा अच्छे तरीके से। डुअल डेकर का मेन पार्ट यही है, जो सैमसंग वाले जो ये गड्ढे वाले डुअल डेकर हैं M और A सीरीज़ के, इनका मेन पार्ट यही है कि मिडल लेयर को क्लीन करें। क्लीन करोगे तो फील करने में दिक्कत नहीं आएगी। सोल्डर सारा बाहर आ चुका है, सोल्डर सारा बाहर आ चुका है, और आप देखोगे तो इसमें पेस्ट है वो बिल्कुल ना के ही बराबर है दोस्तों, पेस्ट तो है ही नहीं इसमें। तो हम क्या करते हैं, इसको कहीं पे रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लिक्विड में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेस्ट तो है ही नहीं इसमें। गड्ढे हैं वो ऑलरेडी बिल्कुल क्लीन है। ऐसे सेट भी किस्मत से आते हैं कभी कभी, जब पेस्ट नहीं होता और तुरंत हमारा काम है वो बन जाता है। तो दोस्तों जो भी थोड़ी बहुत पेस्ट
गड्ढों में थोड़ी बहुत पेस्ट लग रही है, ग्राउंड की साइड में ही है, तो ग्राउंड साइड भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी हमारी। तो जब तक हम बोर्ड को क्लीन करें, हम ये लिक्विड है इसको CPU को लिक्विड में रख देते हैं। ये हमने पेंट वाली शॉप से ख़रीदा हुआ लिक्विड है, इसको हम ढक्कन में थोड़ा सा निकाल के और इस CPU को इसमें रख लेते हैं। ये IC को कुछ भी डैमेज नहीं करता और जो हमारा ग्लू है उसको सारी को कट कर देता है। तो जब तक ये CPU की जो पेस्ट नॉर्मल होती है तब तक हम क्या करते हैं, बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। इस मोबाइल में पेस्ट है वो काफ़ी कम है बाकी फ़ोनों की तुलना में, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम से ही हमारा काम हो जाएगा। जो ये पेस्ट है इसको मैं आयरन से बड़े ही ध्यान से क्लीन कर रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी प्रेशर बना तो फिर सारे प्रिंट हैं वो मिक्स हो जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। जो भी एक लाइन वाले प्रिंट हैं वो आपस में मिल जाएंगे। डिफरेंट लाइनें तो मैच होती नहीं है, लेकिन एक लाइन में मिलने से भी कई बार सेकंड लोगो रिस्टार्ट वाली दिक्कत आती है। कई मोबाइल में सेकंड लोगो रिस्टार्ट वाली दिक्कत आती है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी बॉल मिली हुई है तो एक ही कनेक्शन हो जाए सबके। मान लो ग्राउंड भी 5 जगह से अगर मिलना ज़रूरी है। अब जैसे VPH वाली बात करूँ मैं, तो VPH बोर्ड में कई जगह से एंटर होती है, 4 से 5 जगह से एंटर होती है, तो उनमें कोई भी एक जगह से भी एंटर नहीं होगी तो भी दिक्कत आएगी आपको। तो चीज़ें बहुत हैं हमारी लाइन में जो ध्यान रखने की हैं। काम करते रहोगे, बात बनती रहेगी। कोई बहुत बड़े लेवल का तो मैं भी टेक्नीशियन नहीं हूँ, लेकिन ये है कि काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं 2-3 साल से, तो कुछ तो सीखने को मिलता ही है। वीडियो बनाता हूँ लेकिन उसमें भी तो कमियाँ हैं, लेकिन ये है कि जो मेरे से भी फ्रेशर हैं, नए हैं, तो इतना काम करने में जिनको दिक्कत आ रही है उनको तो हेल्प मिलेगी और कुछ लोगों को तो हंसने को भी मिलेगा। वो सोचेंगे कि यार ये क्या कर रहा है, मेरे लिए तो 2 मिनट का काम है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले मैं डुअल डेकर करता था या कोई भी IC रिवॉल्व करता था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं भी सोच के अभी हंसता हूँ कि देख पहले मैं ये गलतियाँ करता था। हाँ कर लेता था, लेकिन फिर भी गलतियाँ होती थी। तो ये सिचुएशन तो चलती रहती हैं। तो हमारे सारे कंपोनेंट सेफ़ रहे हैं, यहाँ पे सभी कंपोनेंट सेफ़ हैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आई अभी तक। यहाँ पे हमारी ये पिन मुड़ी हुई है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो पहले इसको सीधा करेंगे। साइड में जो ग्लू है इसको क्लीन कर लेता हूँ। सही दिख रहा है ऊपर, ब्लर। कितनी देर की होगी वीडियो? 27-30 सेकंड। फिर तो आपका आइडिया सही था। बोर्ड हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। बोर्ड को करते हैं साइड में। अब हमारी IC को निकाल लेते हैं और कहाँ है अपनी, इधर दिखा दो। ये हमने CPU को निकाल के यहाँ रख लिया है और अभी हम इसको करते हैं क्लीन। तो जो ग्लू है हमारी वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। अब अगर हम अपनी ये वाली जो ब्रश है इससे भी अगर साफ़ करेंगे तो भी हमारा जो काम है वो बिल्कुल ओके हो जाएगा। अभी ये ग्राउंड वाली साइड जो ग्लू फंसी हुई थी थोड़ी बहुत, मैं उसको क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि जो छोटी वाली C है उस साइड की तो ग्लू लगभग क्लीन हो ही चुकी थी। तो ग्राउंड वाली साइड है उसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। प्लेन सरफेस के ऊपर CPU रख लिया है ताकि थोड़ा बहुत प्रेशर भी अगर पड़े तो CPU डैमेज ना हो। हाथ में रखने से एक CPU डैमेज हो गया था मेरे से, उसके बाद मैंने यहाँ पे रख के काम करना शुरू किया। तो अभी मैं दिखाता हूँ माइक्रोस्कोप में आपको कि ग्लू क्लीन हुई या नहीं हुई या कैसी हुई।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो ग्लू है वो एकदम क्लीन हो चुकी है। दिख रहा है आपको, जो ग्लू है वो बिल्कुल एकदम, ये ग्राउंड की साइड की बॉल दिखा रहा हूँ जहाँ पे ग्लू ज़्यादा था, तो ये भी एकदम क्लीन हो चुकी है। और जो हमारा छोटा सी है ये बिल्कुल ओके, हमारा काम हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें पीपीडी भरेंगे, और पीपीडी जब भरेंगे तो वो बिल्कुल ताज़ा पीपीडी हम लेंगे डब्बी से, बिल्कुल ताज़ी पीपीडी। क्योंकि अगर हम पुरानी पीपीडी या बाहर निकाली हुई या सूखी पीपीडी अगर लेंगे तो उसमें दिक्कत आती है। हम बिल्कुल ताज़ी पीपीडी हम यूज़ करेंगे दोस्तों। ये वाली मिडास की पीपीडी यूज़ करेंगे। पीपीडी अप्लायर कहाँ है, ये रहा। इस पे जो पीपीडी पहले से लगी हुई है उसको हम क्लीन कर लेते हैं, और अब डब्बी से निकालेंगे ताज़ी पीपीडी। ताज़ी पीपीडी लेके अब इसको सुखाएंगे। टिश्यू पेपर लेंगे, टिश्यू पेपर से ये जो गीला जो इसका लिक्विड है ये सूख जाएगा। इसको 2-4 बार ऐसे अलग अलग जगह से, क्योंकि टिश्यू है वो सोख लेता है जो भी नमी होती है या जो भी लिक्विड इसमें यूज़ होता है। तो ये हमारी पीपीडी ओके हो गई है। अब हम इसको हाथ में ही लेके भरेंगे। थोड़ा थोड़ा करके। अब ताज़ी पीपीडी है, इसका ये फ़ायदा है, ये नीचे जड़ों तक अच्छे तरीके से ये चली जाएगी, और जब हीट करेंगे तो कनेक्ट होने में भी दिक्कत नहीं करेगी। मतलब बॉल है वो अंदर से ऊपर नहीं रहेंगी, वो नीचे तक जाके कनेक्ट हो जाएंगी अच्छे से। तो हमें वो डाउट नहीं रहेगा कि हमारी बॉल है वो नीचे कनेक्ट हुई है या नहीं हुई गड्ढों में जाके। तो उसके लिए ये बेनिफिट है। ताज़ी पीपीडी भरेंगे तो ये डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा, दिक्कत आएगी ही नहीं। अब लेते हैं एक नया कपड़ा, और नया कपड़ा क्लीन करते हैं। जितने अच्छे तरीके से क्लीन कर सकें उतने अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। नया कपड़ा लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पुराने कपड़े में कोई भी अगर कचरा वगैरह या कुछ भी अगर फालतू का कोई कण भी अगर चला जाएगा तो वो भी नुकसान करेगा। तो बिल्कुल नए कपड़े से हम इसको क्लीन करेंगे। बहुत तसल्ली के साथ इसको क्लीन करेंगे। ये क्लीन मेरे ख्याल में हो ही चुका है। ये देखिए, अब क्लीन होने के बाद और पीपीडी भरने के बाद ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको। सारे जो गड्ढे हैं वो अलग अलग आपको दिखाई देंगे। अब हम 300 की हीट के साथ और 70 की एयर के साथ हम गड्ढे बनाना शुरू करेंगे। ब्लर हो गया। इस कोने से स्टार्ट करेंगे। ग्राउंड की बॉल की कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनमें से अगर एक आधा ग्राउंड भी टच हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस साइड वाली एक एक बॉल हमारी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी बॉल हमारी जाके कनेक्ट हो चुकी हैं। फिर भी हम थोड़ा पेस्ट डाल के अगेन हीट करेंगे तो और अच्छे से इसका कनेक्शन है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा। सारी बॉल अच्छे से कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हम करेंगे सीपीयू को रिबॉल। एक बार ब्रश से इसको साफ़ कर लेंगे। सीपीयू को रिबॉल करने के लिए टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे, वो बिल्कुल नया यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी शोल्डर का टुकड़ा अगर एक्स्ट्रा चला गया दूसरी साइड तो हमारी वो बॉल हैं वो फिर से ख़राब हो जाएंगी। पीपीडी साफ़ करी थी और सुखाई थी, वही वाला ये हमारा टिश्यू है। उम्मीद करेंगे कि पहली बार में ही अच्छा सीपीयू हमारा रिबॉल हो जाए, ताकि हमारा समय भी बच जाए और हमारी आईसी पे भी बार बार हीट ना पड़े। सीपीयू को हमने रगड़ा नहीं है। जो बॉल हमारी जिन पे थोड़ा बहुत कार्बन सा दिखाई दे रहा है वो ज्यों का त्यों ही छोड़ दिया है हमने, क्योंकि पीपीडी अपने आप वहाँ से आगे चिपक जाएगी। ताज़ी पीपीडी ली है। 300 के टेम्परेचर पे और 70 की एयर पे सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं।
बहुत सारी बॉल हैं वो चिपकी नहीं है जाके, बहुत सारी बॉल हैं वो चिपक गई हैं। थोड़ा साइड सेट करके और पेस्ट डाल के एक बार फिर से हीट करेंगे, तो पेस्ट डालने से भी क्या होगा, बाकी की बॉल हैं जो नहीं चिपकी हुई हैं वो भी चिपकने की कोशिश करेंगी। ये सेफ मेथड है दोस्तों। जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं हम वो सेफ मेथड है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, मतलब नुकसान नहीं होगा आपकी आईसी। आपका अभी भी हो सकता है एक आधी बॉल कनेक्ट ना हुई हो, उसको तो स्टेंसिल निकाल के ही देखना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर जहाँ तक दिखाई दे रहा है ज़्यादातर बॉल हैं वो कनेक्ट हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि सीपीयू को दोबारा रिबॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए हमने बॉल पिघली हुई थी और स्टेंसिल निकाल दी, तो ये सारी बॉल हैं वो इकट्ठी हो गई दोबारा से। तो हम एक बार दोबारा सीपीयू रिबॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो दोस्तों सीपीयू रिबॉल हो चुका है। सीपीयू रिबॉल होने के बाद कपड़े के साथ ब्रश से हम एक बार पीसीबी के सरफेस को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, तो जो भी कुछ भी कचरा वचरा है वो कपड़े के साथ साफ़ हो जाता है, चिपक के बाहर आ जाता है। तीन 300 की हीट पे सीपीयू लगाएंगे, क्योंकि जो ये मिडास वाली पीपीडी है इससे मेरे को दिक्कत आती है। 300 से ज़्यादा की हीट पे सीपीयू लगाना थोड़ा सा मुसीबत का काम है। जब मैं कोई दूसरी पीपीडी यूज़ करता था तो उस टाइम पे तो लगे सीपीयू उठ रहा है एक बड़ा लगे को नहीं। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये प्रिंट हमारा ऊपर उठ गया, जिसकी वजह से सीपीयू बैठ नहीं पा रहा था। दोबारा मुझे ऐसा लग रहा था कि सीपीयू जैसे ऊपर उठा हुआ है, वो कोई प्रिंट था वो ऊपर उठा हुआ था, उस वजह से ऐसा फील हो रहा था और वो सीपीयू को नीचे बैठने नहीं दे रहा था। तो अभी देखेंगे बैठा के सीपीयू की बूटिंग वगैरह की अच्छे से सीपीयू लगा है या दोबारा रिबॉल करना पड़ेगा। यही मेहनत है दोस्तों हमारी लाइन में। कभी काम पहली बार में भी अच्छा होता है, तो कई बार 3-3 4-4 बार में भी अच्छा नहीं हो पाता। ये देखिए अब की बार सीपीयू है वो हमारा अच्छे तरीके से सेट होना शुरू हो गया है।
जब तक बोर्ड थोड़ा ठंडा हो जाता है तब तक रैम रिबोल कर लेते हैं, क्योंकि CPU लगाने में थोड़ी दिक्कत हो गई है, तो ये श्योरिटी नहीं है कि हमारा CPU की जो बूटिंग है वो ओके आएगी या फिर ओके लगा है या नहीं लगा हमारा CPU। तो एक बार हम CPU को रैम को रिबोल कर लेते हैं तब तक, उसके बाद बूटिंग चेक करेंगे। Y20 कौन सा Y20 भाई साहब? Vivo Y20 डाल दिया था। रोकिए भाई। हो गया? रैम को 2 बारी रिबोल करेंगे ताकि बॉल हैं वो प्रॉपर साइज़ की बन जाएं। तब तक एक बार मोबाइल के मदरबोर्ड की CPU की बूटिंग चेक कर लेते हैं, ओके हुआ या नहीं हुआ। बोर्ड में लगाने की तो ज़रूरत है को नहीं। पहले बटन लगाना पड़ेगा इसमें, उसके बाद लगेगा बैटरी। टूट गया है जुगाड़, एक बार इसका जंपर मार लिया। सही है बूटिंग का। तो दोस्तों बोर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, CPU हमारा रिबोल हो चुका है, और अभी देखते हैं। बात बन ही जानी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर कोई और नया प्रॉब्लम नहीं आया हो तो, क्योंकि रीडिंग भी हमारी बिल्कुल ओके स्टक हो गई थी CPU के बाद 172 पे जाके। बाकी M सीरीज़ के A सीरीज़ के सेटों में ज़्यादातर रीडिंग है वो 120 के समथिंग स्टक होती है। ये देखिए, तो इस तरीके से हम M31S के CPU से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रिबोल कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कौन से टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किस प्रकार के मोबाइल में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट करके मुझे बताएं। कोशिश करूँगा डिटेल्ड वीडियो बनाने की। एक बार सेट को ऑन करके भी देख लेते हैं। M31S का CPU को उठाने में जिनको प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग के पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखें, और उसके बाद अगर CPU रिबोल अगर सही तरीके से करोगे तो CPU रिबोल के बाद जो दिक्कतें आती हैं, डायरेक्ट पोर्ट पे अटक जाते हैं, कई बार USB नॉट रिकॉग्नाइज पे ही अटक जाते हैं, उसमें कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, रैम ख़राब है, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं पता नहीं कनेक्ट हुई या नहीं। तो ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए साफ़ सुथरा काम करें तो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेट हमारा ऑन हो गया है। इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए, अच्छे वीडियोज़ के लिए, फॉल्ट फाइंडिंग के वीडियोज़ के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।